Hello, welcome friends and very good morning to all of you. Today I am to discuss a very basic points of English. पिछली क्लास में हम लोगों ने prepositions के बारे में पढ़ा, on preposition के बारे में पढ़ा, हमने 5 पॉइंट पढ़े थे prepositions के बारे में, लेकिन वो सब क्लासेस तो चलती रहेंगी। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम सबको ये पता चले कि बेसिक पॉइंट्स क्या होते हैं इंग्लिश बोलने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिनको मैं आपको डीपली समझाऊंगा एक एक करके। द मेन basic motive to teach you all these points is because without these points you cannot speak English very fluently or you cannot speak English very confidently. So if you want to speak fluently and confidently, then you have to keep these few points in your mind before going ahead. Okay, so पहला पॉइंट, सबसे पहले तो हम लोग ये जानना चाहते हैं या ये बात करते हैं कि ऐसे कौन लोग होते हैं जो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। सबसे पहले तो वो लोग जिन्हें तो इंग्लिश या तो फिर उनको समझ ही नहीं आती, उन्हें लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता, तो वो लोग तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। दूसरे वो लोग जिन्हें पढ़ना आता है, लिखना आता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, बोल नहीं पाते हैं, आपस में किसी से बोल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते, समझ पाते। और तीसरे वो लोग जिन्हें पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, समझना भी आता है, लेकिन वो लोग पब्लिकली क्राउड में बोल नहीं पाते, वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि वो लोग क्राउड में बोल पाए ऐसी इंग्लिश। तो इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली इन क्राउड, देन यू हैव टू कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड। ओके, सो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वोकैब्युलरी। वोकैब्युलरी का मतलब क्या होता है? वोकैब्युलरी का मतलब होता है शब्दों का ज्ञान। शब्दों का ज्ञान इज द नॉलेज ऑफ वर्ड्स। तो जितने ज्यादा मेरे पास वर्ड्स रहेंगे उतने ही ज्यादा स्ट्रांग मेरी इंग्लिश रहेगी, है कि नहीं? अगर मेरे पास शब्द ही नहीं, जैसे मैं हिंदी इतनी अच्छी क्यों बोल पा रहा हूं या आप लोग हिंदी इतनी अच्छी क्यों बोल पाते हैं? क्योंकि आपके पास बहुत सारे शब्द हैं। जैसे अगर मेरे पास शब्द ही नहीं होते तो मैं इंग्लिश बोल पाता क्या? हिंदी बोल पाता क्या? नहीं बोल पाता। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वोकैब्युलरी। मेरे को इतने ज्यादा शब्द आने चाहिए कि मैं कभी किसी चीज के लिए सोचना नहीं पड़े मुझे। मेरे पास इतने सारे वर्ड्स का एक बकेट हो जिसमें मेरे पास जब भी मुझे कुछ बोलना हो उस बकेट से वर्ड निकाला और मैंने बोल दिया। तो उससे क्या होगा, मेरी वोकैब्युलरी स्ट्रांग होगी। तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, घर पर न्यूज़पेपर्स पढ़ना है, मुझे अपनी बुक्स पढ़ना है, नॉवेल्स पढ़ना है, जिससे मुझे नए नए वर्ड्स सीखने को मिले, जो कि मैं अपने आने वाली क्लासेस में या फिर आप मुझसे बात करें या मुझसे इंटरेक्शन करते हो या अपने किसी भी दोस्त से, यार से, मॉम डैड से, किसी से भी इंटरेक्शन करते हो तो आप उन्हें यूज कर सको और उन्हें बाय हार्ट कर सको। सेकंड पॉइंट आता है आपका, सेकंड पॉइंट है फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कॉन्सेप्ट एंड इज यूज्ड एज अ यूनिट विद इन अ सेंटेंस। ऐसे शब्द जो आपको छोटे छोटे शब्दों को मिलकर बनाए जाते हैं और आपका पूरा मीनिंग बताते हैं सेंटेंस का। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब यहां पे क्या हुआ है? सबसे पहले। या फिर दूसरा एग्जांपल है मेक श्योर। मेक श्योर का मतलब होता है ध्यान रहे। ये कुछ नहीं है, छोटे छोटे फ्रेजेस हैं जो आप अपने सेंटेंस के आगे या पीछे लगाते हैं। और थोड़ा डीप जाने के लिए अगर मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल से, आई लाइक टू स्विंग द बैट हार्ड व्हेन आई एम एट द क्रीज। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे फ्रेज कौन सा है? यहां पे फ्रेज सबसे बड़ा फ्रेज है, यहां पे लिखा हुआ है यहां पे टू स्विंग द बैट। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे पसंद है बैट को बहुत तेजी से घुमाना जब मैं क्रीज पर होता हूं। तो ये बहुत जरूरी है ना, तो इसलिए मैंने इसी एक छोटे से सेंटेंस में पूरी बात बोल दी अपनी कि टू स्विंग द बैट हार्ड व्हेन आई एम एट द क्रीज। एक और एग्जांपल समझते हैं। रीडिंग नॉवेल्स इज अ गुड हैबिट। यहां पर रीडिंग नॉवेल्स एक फ्रेज है, छोटे से मैं बोल दिया, नॉवेल्स पढ़ना क्या एक अच्छी आदत है। तीसरी चीज और सबसे जरूरी होती है इंग्लिश में, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ग्रामर के बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। जैसे छोटे बच्चे से, अगर एक बच्चा इंडिया में पैदा होता है और एक बच्चा अमेरिका में पैदा होता है, तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में कि वो एक बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, एक जो इंडिया का बच्चा होता है वो बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोल पाता। द मेन रीजन बिहाइंड दिस सिनेरियो कि जब हम लोग हिंदी में, जो बच्चा इंडिया में पैदा होता है, भारत में पैदा होता है सॉरी, उसको क्या होता है, बचपन से ही हिंदी हिंदी हिंदी, पापा मम्मी भाई बहन यही सब सिखाया जाता है। उससे बोलते हैं उठो बैठो चलो दौड़ो। लेकिन जो अमेरिका में बच्चा पैदा होता है या फिर कोई भी अब्रॉड सिटी में बच्चा पैदा होता है तो उसको स्टार्टिंग से ही ये चीज सिखाई जाती है कि उसको अगर उठना है तो गेट अप बोल के उठाया जाता है। हम लोग क्या बोलते हैं, हमारी मॉम डैड, उठो उठो बेटा उठो, जल्दी उठो, ये काम करना है वो काम करना है। नहीं, हमें कोशिश करना है कि अगर मुझे इंग्लिश सीखना है, इफ आई वांट टू बाय हार्ट और इफ आई वांट टू स्पीक इंग्लिश इन फ्लुएंट वे, देन आई हैव टू डू द entire my schedule in English. Then only I can speak and I can talk in English in a very impressive way. तो जैसे
आप लोगों ने हिंदी क्लास में भी आयुष सर की पढ़ा होगा, हमने इससे पिछले भी लेक्चर्स हैं जिसमें आपने पढ़ा होगा इंग्लिश की, हिंदी की क्लास में, कि सबसे पहले जब भाषा नहीं थी तो उससे पहले क्या था, जब भाषा यहाँ पे नहीं थी तो उससे पहले एक साउंड हुआ करते थे। साउंड, सिर्फ साउंड को सुनकर हम लोग पहचाना करते थे। जैसे बच्चा कोई पैदा होता है तो सबसे पहले वो साउंड निकालना स्टार्ट करता है, तो वो साउंड को ही धीरे 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 करके एक शब्द बनाया गया। फिर वो शब्द को ऐसे कई शब्दों को मिला के एक लैंग्वेज बनाई गई, तभी वो लैंग्वेज बन के ऐसे करा। तो उसमें हम लोगों ने, लैंग्वेज तो बन गई, लेकिन उसको अगर मैं आपस में बोलना है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे उससे किसी को समझाना है, जैसे बीइंग अ टीचर आई हैव टू कीप इन माइंड दिस ग्रामर वर्ड। व्हाई? अगर मुझे आप तक ये कोई चीज पहुंचानी है तो ग्रामर का इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। तो ग्रामर किस चीज के लिए इंट्रोड्यूस किए गई इंग्लिश में, जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह आपको कोई मैसेज कन्वे करना हो तो आपको ग्रामर आना बहुत जरूरी है। कि आपने कैसे बताया कि आपने इस सेंटेंस को इंग्लिश में यही बोलते हैं, तो उसके लिए ग्रामर का होना बहुत जरूरी है। ये हमारा हो गया तीसरा पॉइंट। इसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। इस वर्ड को ही लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। इसको एक्चुअल में बोला जाता है प्रोनाउंसिएशन। अगर मैं इसको प्रोनाउंसिएशन बोलूंगा तो ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर है। क्यों ब्लंडर है? ये प्रोनाउन नहीं लिखा हुआ है, यहां पर नाउन, प्रोनाउन या सर्वनाम ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है प्रोनाउंसिएशन। इसका मतलब होता है हिंदी में उच्चारण करना। अगर मुझे उच्चारण ही करना ढंग से नहीं आएगा तो मेरी इंग्लिश तो बिल्कुल अच्छी नहीं हो सकती। जैसे कई ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम लोग चाहकर भी, हम लोगों को हमारे टीचर्स ने या फिर किसी ने भी, हम लोग गलत सीख लेते हैं। जैसे बहुत सारी क्लासेस में या बहुत सारे बच्चों से मैंने सुना है कि वो इस वर्ड को, जैसे कि यहां पे लिखा है ये वर्ड, इसको आप लोग क्या बोलेंगे? आप लोगों को लगता है ये डाटा, लेकिन एक्चुअल में ये डाटा नहीं होता है, ये होता है डेटा। तो ये बहुत जरूरी है ये प्रोनाउंसिएशन। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि ये वर्ड लिखा है, क्या लिखा है ये? MEMORY। इसको आप लोग बोलते हैं मेमोरी। एक्चुअल में ये मेमोरी नहीं होता है। इसको अगर मुझे अच्छे से प्रोनाउंस करना है, बहुत इंप्रेसिव लगना चाहिए, तो इसको बोलते हैं मेमोरी। क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं। ऐसे भी और भी बहुत सारे वर्ड हैं, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, ऐसे बहुत सारे। हम फिलोसॉफी बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं, कई चीजें बोलते हैं उस चीजों को करने के लिए। अगर मुझे अपनी इंग्लिश को बहुत इंप्रेसिव लगना चाहिए, जिससे कि अगर मैं किसी से बात करूं तो उसको लगे कि हाँ इसको इंग्लिश आती है, तो उसके लिए मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसके बाद सबसे लास्ट में आती है लाइव इंटरेक्शन। लाइव इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, आपका अटेंटिव होना बहुत जरूरी है। बिकॉज इफ यू वांट टू लर्न समथिंग यू हैव टू बी अटेंटिव इन क्लास, देन ओनली यू कैन लर्न समथिंग, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू लर्न एनीथिंग। अगर यहां मैं पढ़ा रहा हूं और आप कुछ और ही काम कर रहे हो, आपका ध्यान ही नहीं है यहां पे, तो आप पढ़ पाएंगे क्या? नहीं। तो या तो मुझे किसी से 1-to-1 कम्युनिकेशन करना है तो भी मेरा लाइव इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, या फिर मुझे 1-to-many कम्युनिकेशन करना है तो भी मेरा लाइव इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। मैं अकेला हूं, आप लोग बहुत सारे हैं, तो आपको पढ़ाने के लिए मुझे और कॉन्फिडेंस चाहिए। अकेले आदमी को पढ़ाने के लिए उतना कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए होता है, क्योंकि वो एक ही आदमी है, उसको नहीं भी समझ पाएगा तो मैं 2-3 बार समझा सकता हूं। लेकिन जब बहुत बड़ा क्राउड आपके सामने बैठा है तो उनको एक्सप्लेन करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो वहां पर लाइव इंटरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। तो हमेशा कोशिश करेंगे कि हम लोग पूरे अटेंटिव रहें क्लास में, और जितना हो सके उतना लर्न करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज देयर इज अ वेरी गुड कोड इन इंग्लिश, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसका मतलब क्या होता है? जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी चीज की, उस चीज पे हम कमांड कभी हासिल नहीं कर सकते। तो हमें अगर जब भी किसी सब्जेक्ट की, नॉट ओनली अबाउट इंग्लिश, इट्स अबाउट एनी सब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड, मैथमेटिक्स और हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट एक्सेट्रा, तो इनको अगर कमांड करना है तो मुझे उनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे। एक जैसे आज मैंने ये 4 पॉइंट समझाए, तो इन पॉइंट्स का मतलब आप कोशिश करो कि अपनी बुक्स में देखो, गूगल सर्च करो और भी चीजों को समझो कि ये पॉइंट्स का क्या मीनिंग होता है। जैसे ऑनलाइन क्लास में समझाना, इसको अगर मैं इसको डीपली समझाने लग जाऊंगा तो इट विल टेक अ मच टाइम। तो मैं चाहता हूं कि इसको कम समय में ही आपको पूरी चीजें समझ आएगी। वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है, फ्रेजेस का मतलब क्या होता है, ग्रामर का मतलब क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है, लाइव इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, 1-to-1 कम्युनिकेशन क्या होता है, 1-to-many कम्युनिकेशन क्या होता है। तो ये चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर मुझे बहुत अच्छा नरेटर बनना है, ऑरेटर बनना है, आई वॉन्ट टू बी अ वेरी गुड स्पीकर, और इन सब का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा वक्ता बनना। ऑरेटर मतलब होता है
स्पीकर जो बहुत अच्छा बोलता हो। अगर आपको बहुत अच्छा बोलने वाला व्यक्ति बनना है तो आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यू हैव टू कीप ऑल दीज थिंग इन योर माइंड टू स्पीक अ वेरी फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश। ओके, सो आज की क्लास में बस हम लोग इतना ही देखेंगे और आने वाली क्लासेस में आपको कई वोकैबुलरी के वर्ड्स बताऊंगा, कई फ्रेजेस बताऊंगा, कई ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, लाइक एडजेक्टिव, टेंसेस, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन। प्रपोजिशन की हमारी क्लास हो चुकी है और भी कोशिश करूंगा कि और सारे प्रपोजिशंस के वर्ड्स लेके आऊं, जैसे एट, इन, और भी बहुत सारे प्रपोजिशन। देयर आर लॉट्स ऑफ वर्ड्स, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट छोटा नहीं होता। आप जितना उसमें डीप जाने की कोशिश करोगे वो उतना बड़ा होता जाता है। तो इसलिए कोशिश करना है कि जितना भी मैं सीखूं उसको बिल्कुल करेक्ट सीखूं। और सबसे बड़ी बात, इन चीजों के लिए लाइव इंटरेक्शन अगर मुझे समझना है तो लाइव इंटरेक्शन के लिए मुझे कोशिश करना है कि मेरी लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं जितना अच्छा सुन सकता हूं ना, मैं उतना अच्छा सोच सकता हूं। अगर मैं जितना अच्छा सुनूंगा उतना ही अच्छा मैं बोल पाऊंगा, क्योंकि मेरे विचार वैसे होंगे, मेरे थॉट्स वैसे होंगे। मेरे पास अगर जैसे किसी बहुत बड़े स्पीकर को मैं सुनता हूं, जैसे शशि थरूर, वो बहुत अच्छा बोलते हैं क्योंकि उनके पास इतने सारे शब्द हैं, इतने सारे वर्ड्स हैं उनके सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए, वो इसलिए इतना अच्छा बोल पाते हैं। दूसरी होती है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स क्यों जरूरी है? आपने कोई चीज पढ़ तो ली लेकिन आपको उसको लिखना ही नहीं आता, तो क्या मतलब ऐसी चीज पढ़ने का जिसको आपको लिखना ही नहीं आता? तो इसलिए राइटिंग स्किल बहुत जरूरी है। और अगर ये दोनों चीज पे अच्छी कमांड हो गई तो आपकी ऑटोमेटिकली स्पीकिंग स्किल्स पे अपने आप कमांड हो जाएगी। कैसे? क्योंकि मेरे पास लिसनिंग स्किल्स है, मैंने बहुत सारे शब्द और पहले से सुने हुए हैं, मैं लिख भी सकता हूं, जो मैंने सुना हुआ उनको लिख भी सकता हूं, तो मैं फिर बोल क्यों नहीं सकता हूं? बस प्रॉब्लम कहां आती है, हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं ज्यादातर, कोई भी चीज किसी ने मुझे हिंदी में बोली, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं, इसलिए मैं हिंदी से बहुत अच्छे से बोल पाता हूं। लेकिन अगर मैं किसी चीज में, अगर मेरे को लिसनिंग स्किल्स अपनी सुधारनी है तो मुझे कोशिश करना है कि मैं हर चीज को इंग्लिश में ही सुनूंगा, इंग्लिश में ही समझूंगा। देन ओनली आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू डू इट। अगर नॉर्मल हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, हम लोग इंग्लिश में सुनते हैं, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद वापस उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और फिर बोलने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं इंग्लिश बोलने में। लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें कोशिश करना है कि इतने सारे वर्ड्स, इतने सारे सेंटेंस पढ़ लें जिससे कि मुझे कभी हिंदी में सोचना ही नहीं पड़े, मुझे इंग्लिश में ही सोचना है, चाहे मैं किसी से बात करूं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम लोगों ने देखा है हिंदी कहीं भी बोल लेते हैं, है ना? हिंदी आप किसी से भी बोल रहे थे, अपने दोस्त से, बड़ों से, छोटों से, किसी से भी बोलने लगते हैं, हिंदी में बात करते हैं। लेकिन इंग्लिश आप सबसे बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको पता होता कि, आपको नहीं पता होता है कि ये बंदे को इंग्लिश आती है या नहीं आती है। अगर उसको आती है तो ही आप उससे इंग्लिश में बात करेंगे, अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज। तो इसलिए जब हम लोग बड़े लोगों, लाइक किसी अधिकारी से बात करना हो, या किसी बहुत बड़े डीएम से बात करना हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात करना हो, या प्राइम मिनिस्टर से बात करना हो, प्रेसिडेंट से बात करना हो, तो हम इंग्लिश का यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये बहुत एजुकेटेड पर्सन है, इनको नॉलेज होगा, तभी हम लोग को समझ पाएंगे। इसलिए इंग्लिश को हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाई लेवल लैंग्वेज। इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश हम लोग को हाई लेवल लैंग्वेज तो बहुत हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, एक बच्चा अमेरिका में, एक बच्चा इंडिया में। तो यहां पे हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई बच्चा अगर इंग्लिश बोल रहा है तो ही इज अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, ही इज अ वेरी एजुकेटेड चाइल्ड। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों की मातृभाषा, मदर टंग क्या है? हिंदी है। हिंदी से हटके मैंने कुछ सीखा है, इसलिए मुझे एजुकेटेड बोला जाता है। लेकिन अमेरिका में सबको इंग्लिश आती है, इसका यह मतलब नहीं कि वो सारे एजुकेटेड है। अगर वो लोग हमारी भाषा जैसे हिंदी सीख ले, तब मैं किसी अमेरिकन को बोल सकता हूं कि वो एजुकेटेड है। तो समझ आ रहा है डिफरेंस कि हम लोगों के यहां इंग्लिश बोलने वालों को एजुकेटेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एक डोमेन से हटके दूसरे डोमेन में अपनी चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है। एक्सप्लोर कर रहा है इसका मतलब बढ़ा रहा है, मतलब उसको सिर्फ हिंदी तक सीमित नहीं रहना है, वो चाह रहा है कि वो इंग्लिश में भी बात कर पाए। सो इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, यू हैव टू लर्न इंग्लिश इन इंग्लिश, you have to listen English in English, you have to write English in English। हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे चैट करने लग जाते हैं, पूरी हिंदी को इंग्लिश में टाइप करने लग जाते हैं, विच इज अ वेरी बिग ब्लंडर, जो बहुत ही गलत है। हमें कोशिश करना है कि आज से, अभी से, जब भी मैं किसी से बात करूंगा, अगर मुझे उसे हिंदी में फ्रेज, या तो मैं पूरी हिंदी लिखूं या फिर मैं पूरी इंग्लिश लिखूं। नहीं तो इसके अलावा, इसके अगर आप ऐसा करोगे कि मैं हिंदी को इंग्लिश में लिखने लग जाऊं या इंग्लिश को हिंदी में लिखने लग जाऊं, तो भाषा का ट्रांसलेशन नहीं होता है। अगर आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलोगे तो आप ऐसी कई सारी मिस्टेक्स करोगे जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, तो आज की क्लास में तो ये हमने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए, और आने वाली क्लासेस में हम लोग और भी कुछ सीखेंगे, जो बहुत सारी
आपको बहुत ज्यादा ओवरव्यू बता दिया है और आगे आने वाली क्लासेस में आपको और भी ज्यादा व्यूज बताऊंगा इसके बारे में, जैसे कि वोकैबुलरी के और कैसे कैसे वर्ड्स होते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है और नए फ्रेजेस कौन से होते हैं, ग्रामर के क्या क्या रूल्स होते हैं, प्रोनाउंसिएशन, हर वर्ड का कैसा प्रोनाउंसिएशन होता है, लाइव इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में 1-to-1 कम्युनिकेशन करना कैसे चाहिए, 1-to-many कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें और बताएं ताकि हम मोटिवेट हों और अच्छे वीडियो बनाकर आप तक अच्छे से अच्छा नॉलेज पहुंचा पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।